वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और ये दी गई है क्लास 10th में, और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या दिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में है ये पूरी कहानी, और ये एक डायरी है, और ये पूरी की पूरी घटना जो लिखी गई है एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सभी चीज़ें, सभी बातें ऐसी हैं जो एन फ्रैंक ने फील की हैं, और ये कहानी है उस दौर की जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नाजीज ने पावर गेन कर ली थी, और जो ज्यूज थे वहाँ पर उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। और उसी में एक लड़की थी एन फ्रैंक, जो अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में एक अपने फादर की ऑफिस बिल्डिंग में जाकर शरण लेती है, और वहाँ पर वो छिप जाते हैं। तब वो बहुत अकेलापन महसूस करती है और अपनी पूरी जितनी भी उसके गोल्डन मोमेंट्स थे उनको याद करती है, और उनको याद करते हुए एक डायरी में लिखती है। जब वो डायरी में लिख देती है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद में ये डायरी हाथ लगती है उसके पापा के। वो अकेले आदमी होते हैं जिनके पास ये डायरी होती है, या वो जो बचते हैं, अब वो इसको पब्लिश कराते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होती है डायरी, और ये कई जगहों पर पढ़ी जाती है, कई देशों में ये पसंद की जाती है, और इस पर तरह तरह के थिएटर्स, मूवीज, सीरियल्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ एन फ्रैंक की ये फोटो है, और ये फोटो क्या कहती है, एक्चुअली यही फोटो ऐसी है जो एन फ्रैंक की पूरी दुनिया में फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस यही फोटो है। एक्चुअली इसने क्या हुआ, इसमें जैसे लिखा हुआ है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। यही वो फोटो है जिसको मैं हमेशा देखना चाहती हूँ। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। और कहती है कि तब मैं हॉलीवुड में जो है एक मुझे चांस मिले। एन फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 इसकी बर्थ डेट है, और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक जानना जरूरी है कि ये आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है। एनेलीज मैरी एन फ्रैंक इसका पूरा नाम है, और जून 1929 फरवरी, और यहाँ पर जो लिखा है, एंड वॉज जर्मन जूइश गर्ल हु रोट while hiding with her family and friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। World War II का टाइम था, और इसने अपने फ्रेंड्स के साथ में और खुद को अपनी फैमिली के साथ में छिपा कर रखा था, क्योंकि एक जूइश लड़की थी, एक जर्मन लड़की थी, और वहाँ पर वर्ल्ड वॉर II चल रहा था। एंड आगे देखते हैं, फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर जर्मनी बट वर ट्रैप्ड विद द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड। अब क्या हुआ था, ये सभी लोग जो थे एम्स्टर्डम जाकर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी थी। वहां पर ये चले गए थे, लेकिन हुआ क्या, नाजीज ने पावर गेन की और जर्मनी में, और फिर उन्होंने जो है ना सबको ढूंढ ढूंढ कर मारा। आगे देखते हैं, नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड द नीदरलैंड्स एज persecutions against the Jewish population increased. The family went in hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building। और क्या बताया जाता है इसमें बताया जाता है कि ये ज्यूज की संख्या बढ़ती जा रही थी, और उनका जो है कत्लेआम मचा हुआ था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इस तरह से जो है ना वहाँ पर लोग अपनी जान बचा बचा कर जा रहे थे। इन्हीं में ओटो फ्रैंक, मतलब एन फ्रैंक के फादर ओटो फ्रैंक, अब ओटो फ्रैंक जिसमें काम करते थे, जिस बिल्डिंग में काम करते थे, ये जाकर उसमें छिप जाते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within
days of her sister Margot Frank, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. अब क्या हुआ, ये जाकर उस बिल्डिंग में जब छिप जाते हैं तो वहां पर किसी ने इनको धोखा दे दिया, और जब धोखा दे दिया इनको पकड़वा दिया गया, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ इसके पापा बचते हैं, इसके फादर बचते हैं, ओटो फ्रैंक। द ओनली सर्वाइवर थे ये वहां पर ओनली सर्वाइवर थे, सिर्फ यही एक ऐसे व्यक्ति थे उस पूरे ग्रुप में जो जान बचाने के लिए छिपे हुए थे, जो बची थी जिनकी जान। एंड रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, और फिर बाद में जब वॉर खत्म हो गया फिर वो एम्स्टर्डम लौट गए थे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कन्विंस्ड दैट इट वॉज a unique record, he took action to have it published English under the name The Diary of a Young Girl. बाद में इसके फादर के हाथ में ये डायरी लगती है, क्योंकि ये तो मर चुकी थी टाइफस नाम की बीमारी से, और वहाँ पर उसके बाद में इसके पापा इस डायरी को छपवा देते हैं, पब्लिश करा देते हैं, और क्या नाम देते हैं इसको, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से ये छाप दी जाती है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until final entry of 1st of August 1944. It was eventually translated from original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. अब इसके बारे में आगे बताते हैं कि ये जो डायरी थी इसको एन फ्रैंक को इसके 13th बर्थडे पर मिली थी, और इसको बाद में जब ये हाथ आती है इसके फादर के, तो बाद में इसको ट्रांसलेट किया जाता है डच से इंग्लिश में, और इस तरह से ये सभी कई सारे देशों में छपती है, और ये उस समय की एक सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक थी। और क्या होता है इसमें, इसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स बनाए जाते हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बनते हैं, टेलीविज़न शो बनते हैं, इवन एन ओपेरा भी बनाया जाता है, और इसी डायरी पर वो बेस्ड होते हैं। डिस्क्राइब्स एज अ वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और ये क्या था, ये मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द ऑक्यूपेशन। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. और ये जो डायरी थी वो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली डायरी थी उस समय की। मतलब आगे देखते हैं। अब तक हमने इसका बैकग्राउंड समझा। इस बैकग्राउंड के बाद में अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक पर ये जो लिखना इसके बारे में बताया गया है, क्या लिखती है ये और इसके बारे में क्या लिखा है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. ये कह इसमें लिखा है कि राइटिंग करना, एक डायरी को लिखना एक बहुत स्ट्रेंज बात है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं ही नहीं बल्कि कोई और भी इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों लेगा, क्योंकि मैं एक 13 साल की लड़की हूँ। मतलब 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। म्यूजिंग ऑफ 13 years old school girl, oh well it doesn't matter, I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. फिर आगे बताते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इट डजेंट मैटर, इसमें कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन करता है और मुझे लगता है कि मुझे लिखनी चाहिए। गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ताकि मैं अपने पूरे मन का बोझ इस पर डाल सकूं, मतलब मैं अपने सारे दिल की बात कह सकूं। पेपर हैज़, ये लिखती है जो कि लर्नर्स, ये जो कि सबसे ज़्यादा फेमस लाइन है इस चैप्टर की।
वो ये है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब ये जो है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है इंसानों की अपेक्षा, मतलब इंसानों से कहीं ज़्यादा धैर्य होता है एक पेपर में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands। और ऐसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं बिल्कुल अकेली अपने ठोड़ी पर, अपने चिन पर हाथ रखे बैठी सोच रही थी और अपनी सोच में डूबी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और उदासीन थी, बोर हो रही थी, क्योंकि अब आगे वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये भी सोच रही थी कि मुझे जाना बाहर ज़्यादा सही रहेगा या अंदर ही रहना। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैं वहीं रुकी जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग मतलब सोचती रही, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और ये सोचती रही कि हाँ पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड, और मुझे लगता है कि मैं इसको किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जो कि एक डायरी के तौर पर मैं लिख रही थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं कोई रियल फ्रेंड ना ढूंढ लूँ। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंसेस। अब आगे, हाँ शायद इससे थोड़ा सा अंतर पड़े। नाउ आई एम बैक Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे तत्पर किया, जिसने मुझे उकसाया लिखने के लिए, ये डायरी रखने के लिए। सबसे पहली बात, I don't have friend, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। तो इसमें हमने समझा पूरी स्टोरी एन फ्रैंक के ऊपर है। एन फ्रैंक के बारे में बताया, उसकी मार्गोट उसकी सिस्टर होती है, ओटो फ्रैंक उसके फादर होते हैं, खुद एन फ्रैंक है, इसकी कुछ फ्रेंड्स होते हैं। सभी लोग इसके फादर की ऑफिस बिल्डिंग में छिप जाते हैं जान बचाने के लिए। डायरी हाथ आती है इसके फादर के, और वो डायरी इसके पापा छपवाते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं एन फ्रैंक के द्वारा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एन फ्रैंक बताती है डायरी लिखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 13 साल की कोई स्कूल गर्ल हूँ और मेरे विचारों को पढ़ना कौन पसंद करेगा, यहाँ तक कि मैं भी पसंद नहीं करूँगी। और वो ऐसा कहती है आगे कि पेपर के अंदर मतलब कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों से। अब यहाँ पर इसका सेंस है कहने का कि हम अपनी बात किसी इंसान से कह दें तो वो बात कहीं से कहीं पहुँच जाएगी या उसका कुछ रिएक्शन हो जाएगा, बट हम पेपर को कोई बात बताते हैं, पेपर पर कोई लिखते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत धैर्यवान होता है पेपर। और आगे जो है इसमें बताया जाता है, आगे देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन। मुझे क्लियर करने दो, किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि कोई 13 साल की लड़की कैसे अकेली रह सकती है। इस दुनिया में कोई 13 साल की लड़की कैसे अकेली रह सकती है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे जो है ना लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरी एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 लोग हैं मेरी फैमिली में। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मैं थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। अब ये आगे बताती है कि मेरी फैमिली में करीब करीब 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ, और मेरी जो मुझे प्यार करने वाली मेरी लविंग आंट्स हैं वो भी हैं। एंड गुड होम है, और एक मेरा अच्छा घर भी है। नो वन ऑन द सरफेस, कोई भी ऊपरी तल पर नहीं है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और मैं ऐसी लगती हूँ जैसे मेरे पास सब कुछ हो, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। किसके अलावा? सिर्फ एक अच्छे और सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मुझे लगता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो मेरा टाइम सबसे अच्छा होता है।
I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. वैसे तो मैं खुद बहुत बात करती हूँ और कुछ साधारण बात टॉपिक्स पर भी बात करती हूँ. We don't seem to be able to get any closer. We don't seem to, हम ऐसे लगते नहीं हैं, to be able to get any closer, कोई हमारे पास आए. And that's the problem, यही प्रॉब्लम है. Maybe it's my fault that we don't confide in each other, और ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं किसी के साथ में ज़्यादा बातें खुलकर नहीं करती हूँ. In any case, that's just how things are, और किसी भी हाल में चीज़ें कैसी होती हैं. And unfortunately they are not liable to change, वो चीज़ें ऐसी हैं कि they are not liable to change, वो बदलने वाली नहीं है. मतलब इतना भरोसा है वो बदलने वाली नहीं है. This is why I have started the diary, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि मुझे पूरी बात कहने दो. अब मैं अपनी बात क्लियर करके समझाती हूँ. मैं एक 13 साल की लड़की हूँ जो कि इस दुनिया में अकेली रहती हूँ. कोई यकीन नहीं करेगा, वैसे मैं हूँ भी नहीं अकेली, क्योंकि मेरे पास मेरे आंटी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी एक 16 साल की बहन है और सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं. और फिर आगे बताती है कि मेरा 30 लोगों का परिवार है जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ. और इस तरह से आगे बढ़ते हैं. To enhance the image of the long-awaited friend in my imagination. अब ये बताती है कि मैं अपनी जो इंतज़ार कर रही हूँ एक बहुत लंबे समय से मेरी फ्रेंड का, जिसकी मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. मैं अपने सभी फैक्ट्स डायरी में संक्षेप में नहीं लिखना चाहती हूँ. द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि लोग करते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपनी फ्रेंड चाहती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको अपनी दोस्त को नाम देती हूँ किटी, और मैं इसको किटी कहकर बुलाने वाली हूँ. So my birthday paused with little celebration. 1941 में मेरी ग्रैंड मदर वो बीमार पड़ गई, उनका एक ऑपरेशन होना था. सो मेरा जो बर्थडे था वो बहुत ही छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में ख़त्म हुआ था. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी ग्रैंड माँ मर चुकी थी 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक, किसी को नहीं पता मैंने उन्हें कितना याद किया. ओवर एंड स्टिल लव हर, और मैंने उन्हें कितना प्यार किया. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. और ये समझ लो कि ये जो बनाया गया था सेलिब्रेशन बस कि औरों के लिए बनाया गया था, हमारे लिए नहीं बनाया गया था. एंड ग्रैंड मदर कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड मदर की भी एक मोमबत्ती साथ में जलाई गई थी. द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम सभी अच्छा कर रहे थे चारों. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942. हम सब अच्छा कर रहे थे, और फिर उसके बाद में एक डेट जो कि लेकर आती है 20 जून 1942 एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जो कि मेरी डायरी के लिए डेडिकेशन था. ऐसे ही इसमें ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक दिए गए हैं. वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर. हम ये क्वेश्चन दोनों ऐसे हैं जो इन्हीं में इसके आंसर छिपे हुए हैं. वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन फ्रैंक ने अपना क्यों ब्रीफ स्केच दिया. दूसरा क्वेश्चन है वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर. आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर से एन फ्रैंक बहुत प्यार करती थी. डियर किटी, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा, और जब उसने नाम किटी रख दिया तो उसकी शुरुआत वो कैसे करती है.
तो सैटरडे का दिन है 20 जून 1942। ये शुरुआत होती है और ये इस दिन लिखती है अपनी डायरी। क्या लिखती है? डियरेस्ट किटी। और यहाँ से लिखती है आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। हमारी पूरी क्लास बुरी तरह कांप रही थी। और किस लिए? इसके पीछे कारण ये था कि आने वाली जो मीटिंग है उसमें टीचर्स ये तय करेंगे कि किसको प्रमोट करना है और किसको वहीं पर रखना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। और जो आधी क्लास थी वो शर्त लगा रही थी, GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैक्स। मैं और मेरी फ्रेंड GN, हम दोनों हंस रहे थे दो लड़कों पर जो हमारे पीछे थे, CN और जैक्स, who have staked their entire holiday savings on their bed from morning to night। वो लड़के जिन्होंने अपना पूरा दिन गवा दिया था शर्त लगाने में सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास। तुम फेल होने वाले हो। नो आई एम नॉट। नहीं मैं नहीं। यस यू आर। हाँ तुम। नो आई एम नॉट। नहीं मैं नहीं। Even GS pleading glances at my angry outburst can't calm them down। यहाँ तक कि मेरी याचना भरी निगाहें भी उसकी याचना भरी निगाहें भी मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकती। If you ask me, यदि तुम मुझसे पूछते हो, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। अगर तुम मुझसे पूछो तो क्लास के अंदर करीब 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फेल किया जा सकता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। लेकिन टीचर सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं पृथ्वी पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी जितनी भी महिला मित्र थी और मेरे बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। हम करेंगे। मतलब यहाँ पर ये फ्रेज यूज़ किया गया है मोटिवेशन के लिए। जब हम किसी काम को पॉजिटिवली करने के लिए कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ। एनीवे, खैर ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि चलो हिम्मत मत हारो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी बहुत अच्छे से बनती है सभी टीचर्स के साथ में। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men एंड 2 women। वो 9 लोग हैं, सभी टीचर्स मिलाकर 9 लोग हैं। उनमें से देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men, उनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फुगे हु टीचेस मैथ्स। उनमें से एक हैं मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग एक बूढ़े और एक ओल्ड फैशन्ड टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात की थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी चुनौतियों के बाद, चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर, एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो। मतलब यहाँ जब टीचर ये बताती है कि मेरे जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती थी और इसलिए मुझे उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया और टॉपिक, वो नाम था ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। उसके बारे में मैं उसको लेकर मैं बाद में चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैं उसको संक्षेप में लिखने वाली हूँ। टक्ड इट इन माई बैग,
और मैंने एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने उसको लेकर अपने बैग में रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उसी शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा करूंगी, मैंने अपना काम पूरा किया। दैट नोट अबाउट द एसे कोट माई आई, जो ऐसे था उसको लेकर आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और जो पेन था अपने मुंह में चबाते हुए या मुंह में दबाते हुए, जो फाउंटेन पेन था। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी, रैम्बल का मतलब होता है रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। यहाँ पर इसका मतलब है, रैम्बल का मतलब बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी लिखना। तो ये बताती है कि द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। अब बिटवीन द वर्ड्स यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम कभी कभी कुछ लिखते हैं और बहुत बड़ा बड़ा स्पेस दे देते हैं लिखते टाइम, उसमें काफ़ी गैप होता है, उस तरह से रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन शब्दों को बीच में काफ़ी गैप करते हुए लिखना। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, बट क्या हुआ, ये वाली जो ट्रिक थी ये कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, आर्ग्यूमेंट पर। टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और क्या प्रूव करना होता है इसमें, इसको एन फ्रैंक को, अपने टीचर्स को प्रूव करना होता है कि क्या आवश्यकता है ज़्यादा बात करने की। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मुझे असाइन किए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उनसे बहस की और मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा बात करना एक क्वालिटी होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस हैबिट को अपने कंट्रोल में रखूँ। बट put that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब यहाँ पर आगे वो लिखती है अपनी डायरी में कि I would never be able to cure myself, मतलब पहले तो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, 100% दूंगी अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को कंट्रोल में करने की। फिर कहती है कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं कभी भी अपनी इस आदत को कंट्रोल करने में या केयर करने में एबल नहीं हो पाई थी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मेरी माँ बात करती है वैसे ही मैं बात करती हूँ। इफ़ नॉट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे विरासत में मिली हुई है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और जो मैं आर्ग्यूमेंट कर रही थी मिस्टर कीजिंग उस पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, जब मैंने अपनी बात को लगातार जारी रखा, द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी, उन्होंने मुझे एक अगला लेसन भी दे दिया। अ सेकेंड एसे, वो दूसरा एसे था। दिस time it was supposed to be an incorrigible, और इन्होंने मुझे दूसरा जो ऐसे दिया था वो था an incorrigible chatterbox। अब यहाँ पर दोस्तों incorrigible का मतलब होता है जो सुधारा ना जा सके, something that cannot be correct, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। अब इन्होंने चैटरबॉक्स के अलावा इसको बढ़ा के कर दिया एन इनकोरेजिबल चैटरबॉक्स, मतलब एक ऐसा चैटरबॉक्स जो ज़्यादा बोलता हो और उसको ना सुधारा जा सके। पहले तो हम इसमें समझते हैं चैटरबॉक्स होता क्या है। चैटरबॉक्स होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता है, बोलता ही रहता है, और इनकोरेजिबल का मतलब जो सुधारा ना जा सके। पहले भी चैटरबॉक्स के ऊपर दिया था ऐसे लिखने के लिए, अब दूसरी बार इनकोरेजिबल चैटरबॉक्स दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब मैंने इसको ले लिया, एंड मतलब मैंने इसको ले लिया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड
नथिंग टू कंप्लेन। अब मिस्टर कीजिंग को कोई भी कंप्लेन करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं दिखी अबाउट फॉर टू होल लेसन्स, इन दोनों लेसन के दौरान। However, during the third lesson, I would finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब जब ये बात और आगे बढ़ती चली गई, तब मिस्टर कीजिंग ने तीसरा और टॉपिक दे दिया उस पर ऐसे लिखने के लिए। नाम था उसका "क्वैक क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स"। चैटरबॉक्स मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक। अब यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है क्वैक क्वैक क्वैक, ये है, इस पे लिखना था। द क्लास रोड, मतलब क्लास शोर मचाने लगी। वैसे तो यहाँ रोर का मतलब धाड़ना होता है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। अब क्या हुआ, मैं इनको लिखते लिखते थक गई, मैं पूरी तरह थक गई इन चैटरबॉक्सेस के ऊपर लिखते हुए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स। अब ये समय था किसी और चीज़ के साथ में आ जाने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल के साथ में आने का। माई फ्रेंड सैन, मेरी जो मित्र थी सैन, हुज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प करने के लिए कहा। राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन द वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझसे हेल्प करने के लिए कहा मेरी, और उसने कहा वो शुरू से लेकर अंत तक वो मेरी हेल्प करेगी, और मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। अब मिस्टर कीजिंग थे, इस चीज़ का मौका ढूंढ रहे थे, वो मेरे साथ मेरी मजाक बनाना चाह रहे थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ, बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। बट मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत थी कि ये जोक मेरे ऊपर बनने वाला नहीं था, बल्कि मिस्टर कीजिंग के ऊपर बनने वाला था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये बहुत सुंदर थी और एक डक के ऊपर थी। एंड फादर स्वान, ये जो पोएम थी, ये पोएम थी एक डक एंड उसके फादर स्वान, उनके ऊपर थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि पीटे गए, कि वो उनकी मौत हो गई, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोले थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। बट क्या हुआ, ये जो जोक था मेरे टीचर ने, मिस्टर कीजिंग ने इसको बहुत राइट वे में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। अब उन्होंने अपनी पोएम में ऐड करते हुए एक कमेंट, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बहुत सारी जो अलग क्लास थी उनमें भी गए। एंड सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मतलब उन्होंने मेरे मजाक बनाने की कोशिश की और वो हंसते हुए और क्लासेस में गए। एंड सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझे परमिशन मिल गई क्लास में बोलने के। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क असाइन किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी ओर, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब वो मिस्टर कीजिंग उन दिनों मजाक बनाते रहते थे। योर्स एन, तो जैसे डायरी लिखी जाती है उसमें बाद में योर्स एन। अब दोस्तों ये जो पूरी हमने कहानी पढ़ी है ये ली गई थी, ये एक एक्सट्रैक्शन है, एक एक्सट्रैक्टेड है। कहाँ से? फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंगर विद स्लाइट एडेप्टेशन। ये वहाँ से लिया गया है, एक एडेप्टेशन है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर कीजिंग एन से क्यों नाराज़ थे, क्योंकि वो काफ़ी समय से बात कर रही थी, इसलिए वो नाराज़ थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया आपको पता है, उसके लिए उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट में क्या दिया? चैटरबॉक्स, इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स और क्वैक 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 नाम के ऐसे लिखने के लिए कहा। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। अब एन ने अपनी कहानी अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया एक चैटरबॉक्स होने के नाते अपने ऐसे में। वो बताती है कि उसको
ये क्वालिटी विरासत में मिली है और एक अच्छे स्टूडेंट की ये क्वालिटी होती है ज़्यादा बोलना। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, क्योंकि बाद में पूरा माहौल बदल जाता है, वो मजाक करने लगते हैं। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? मिस्टर कीजिंग उसको एन को कैसे अलाउ कर देते हैं क्लास में बोलने के लिए? क्योंकि वो ऐसे लिखती है और वो फनी होता है, इसलिए वो लिखा जाता है। सो हम इसकी वीडियो एक अलग से बनाएंगे जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। एंड सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. So I think students, you should focus on this chapter, and this is very interesting chapter. So thank you for watching this video, and if you are new, so you can subscribe my channel, like and share. Thank you.